This is a video where we shall try to understand the Hindu Marriage Act, and I hope it will help you in revising your concepts. The video will be in English and in Hindi. So, this bilingual concept in this bilingual way, we shall understand the concept and revise them according to us. So, in this Hindu law, if we understand what is the concept of Hindu law, the Hindu law is derived from the scriptures, ancient scriptures, and thereafter it is codified, and various things are there which is uncodified. तो हिंदू लॉ को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, एक जो है कोडिफाइड लॉ एंड दूसरा अनकोडिफाइड लॉ. Now, in this codified format, there is our Hindu Marriage Act of 1955 एंड उसके साथ तीन अलग एक्ट है जो कि 1956 में आया है. इसको हम कहते हैं कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट. एक हमारा हिंदू कोड बिल था जिसमें 4 पॉइंट्स, ये जो 4 पॉइंट्स है इनको कोडिफाइड किया गया. इसको टोटल हम हिंदू कोड बिल कहते हैं जो 1956 में कंप्लीट हुआ. एंड दीज आर ऑल which are included in the codified law. अभी तो अनकोडिफाइड लॉ उतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, तो फिर हम कोडिफाइड लॉ को मेन इम्पोर्टेंस देते हैं. जो इंडियन कोर्ट्स है ये भी कोडिफाइड लॉ पे ही चलता है. सो दिस हिंदू मैरिज एक्ट, इफ़ यू हैव द बेयर एक्ट, that will be very useful to you. It is 25th Act of 1955. The Hindu Marriage Act came into force on 18th May 1955. It amends and codifies the law relating to marriage among Hindus. Now, if we understand the concept and nature of marriage, then it will be clear to us. Marriage is the very foundation of a stable and civilized society. Even in uncivilized or tribal societies, it is recognized in a subtle yet explicit way. Marriage is one of the essential sanskaras for every Hindu. Under Hindu marriage, under Hindu law, marriage is a sacrament and not a mere social legal contract. It is not performed for mere emotional gratification but is regarded as part of the life of the soul. तो हिंदू लॉ में एंड अमंग द हिंदूज मैरिज को एक बहुत सैक्रिमेंटल स्टेटस दिया गया है. इट इज़ अ प्योर, इट इज़ इटर्नल यूनियन जो कि परमानेंट होगा, होली यूनियन. एंड ये सिर्फ एक सोशल लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दिस इज़ अ सैक्रामेंट. ये हमारा इमोशनल ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं किया जाता. ये एक बंधन है जो कि दो सोल को जोड़ता है, आत्मा का बंधन जिसको हम कहते हैं. मैरिज इज़ दैट काइंड ऑफ sacramental. The sacramental marriage has three characteristics: permanent, eternal union, holy union.
तो फिर एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है मैरिज को इन द हिंदू लाइफ। अब देखो जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैरिज, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ को मेंटेन कर रहा है, मेंटेनेंस दे रहा है, एंड कई जगह पर ये कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप हमें लगने लगा है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैरिज। तो ये आउटकम है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। एंड इसका जो एक्चुअल इफेक्ट कहाँ से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है लिबर्टी एंड इक्वलिटी के जो हम फार्मूला कंसेप्ट जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ से ही धीरे धीरे मैरिज को एक सैक्रामेंटल पोजीशन से हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैरिज को एक थोड़ा सा कंट्रैक्चुअल नेचर का हम मानने लगे हैं। बट हिंदू मैरिज एक्ट में इसको अभी तक सैक्रामेंटल फीचर ही माना जाता है। तो टुडे इट इज़ एन एस्टेब्लिश्ड नोशन ऑफ द वेस्टर्न फैमिली लॉ that marriage in order to be effective must be an agreement voluntarily entered into by both the parties. The consent of the parties thus plays an important part in the formation of marriage contract. हम जब सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में जो वैलिड मैरिजेस का जो फीचर है, कौन सा मैरिज हम वैलिड कहेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि कैसे कंसेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फीचर है, जो कि दोनों पार्टी का कंसेंट अगर नहीं है, एंड कंसेंट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये हम जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कंसेप्ट को फ्री कंसेंट के रूप से जाना जाता है। तो फिर यहाँ पर मैरिज का जो कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा बहुत हम अगर लीगल वे से समझना चाहते हैं तो फिर एक कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट भी आता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हैज़ रिफॉर्म्ड Hindu law of marriage. Thus, the person married may be a minor or unsound mind. If the marriage is duly solemnized, is a valid marriage. Under the Contract Act, contract of a minor or a person of unsound mind is void. Section 12 of the Hindu Marriage Act, marriage is voidable if the consent is obtained by force or fraud, but it does not lay down that if the consent was not obtained, the marriage is voidable. The marriage will continue to remain valid. मैरिज को हम एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पॉइंट जैसे कि फ्री कंसेंट का पॉइंट इसमें आता है। अगर पार्टीज़ के बीच फ्री कंसेंट नहीं था एट द टाइम ऑफ मैरिज, देन ये पॉइंट होगा वॉइडेबल मैरिज का ऑन द पार्ट ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। बट मैरिज में भी दो तीन चीज़ें ऐसा है जो कि कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग है। अगर हम किसी माइनर या अनसाउंड माइंड से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर उसको वॉइड ऑफ इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग माना जाता है। लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच मैरिज हुआ है जबकि वो दो लोग माइनर थे, जबकि उसमें से एक लोग थोड़ा सा अनसाउंड माइंड का था, फिर भी वो मैरिज चल सकता है, ये वॉइड नहीं है। हाँ, इसको वॉइड करवाया जा सकता है, वॉइडेबल भी करवाया जा सकता है, लेकिन अगर मैरिज चल रहा है ठीक तरीके से तो फिर मैरिज को वैलिड मैरिज माना जाएगा। ऑन द अदर हैंड, कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। इट इज़ स्ट्रिक्ट, रिजिड
एंड इट इज़ void ab initio। तो फिर क्या लगता है, हिंदू मैरिज के सैक्रेमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अगर हम इसका एक कंक्लूशन जिस्ट निकालना चाहें, ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, हिंदू मैरिज ऑफ सैक्रामेंटल नेचर और कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर, तो फिर हम ये जानेंगे कि हम ये बोल सकते हैं कि द हिंदू मैरिज हैज़ नॉट रिमेन्ड ए sacramental मैरिज and also not become a contract, though it has semblance of both। हिंदू मैरिज को हम एग्जैक्ट सैक्रामेंटल भी नहीं कह सकते टोटली, और टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल भी नहीं कह सकते। इसमें दोनों चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स्ड है, सिम्बैलेंस है। इट हैज़ द सिम्बैलेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट as consent is some of importance. It has a semblance of sacramental ceremony and that is still necessary. However, unlike Muslim law marriage, a Hindu marriage does not have the contractual procedural form. That is why it is not a proper to call a Hindu marriage a contract. It can be called a socio-religious act। देखो, हम हिंदू मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर कंसेंट का इम्पोर्टेंस भी माना जाता है। लेकिन मुस्लिम मैरिज में अगर देखा जाए तो उसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन है, मुस्लिम मैरिज में महर, डावर, ये सारे चीज़ कंसेप्ट्स है। जब भी शादी होता है, हस्बैंड का तरफ से कुछ जाता है एंड वाइफ का तरफ से कुछ उनके लिए आता है। महर, डावर, ये सब कंसेप्ट्स के लिए उनको एक थोड़ा सा लिटिल बिट इंक्लाइंड टू कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोसीड्यूर ये कह सकते हैं। बट एज टू द हिंदू लॉ इट इज़ मोर एक्यूरेट टू कॉल इट ए सोशियो रिलीजियस एक्ट, जिसमें सोशल थिंग्स, जहाँ पर कुछ स्ट्रिक्टनेस है एज टू द कंसेंट और अदर थिंग्स, एंड द रिलीजियस पोर्शन दैट वी शैल फाइंड इन सेक्शन 7 की हिंदू मैरिज अगर हो रहा है तो फिर उसमें सेरेमनीज का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम सोशियो रिलीजियस एक्ट कह सकते हैं। इट इज़ नॉट टोटली ऑफ सैक्रेमेंट और ए टोटली ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। It has the semblance of both। Now, in this context, we shall be reading Hindu Marriage Act। Now, the first thing which we need to know and where we can start our discussion is from section 5, जिसमें एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए जो कंडीशंस है वो कंडीशंस बोला गया है। तो सेक्शन 5 को अगर हम स्टार्ट करें पढ़ना, तो फिर मैरिज क्या होता है, क्या चीज़ है ये, इसको हम प्रॉपरली समझ पाएंगे। बेयरेट को अगर हम देखें, सेक्शन 5 कहता है कि ए मैरिज may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled। में मतलब मैरिज को सोलेमनाइज होने के लिए पहले तो दोनों पार्टीज हिंदू होना चाहिए एंड बहुत सारे कंडीशंस है, 5 कंडीशंस है, ये फुलफिल होना चाहिए। इसका कंट्रावेंशन अगर होता है तो फिर उसको हम वैलिड मैरिज नहीं कह पाएंगे। पहला, neither party has a spouse living at the time of marriage। at the time of marriage, मैरिज होते समय हस्बैंड और वाइफ, इनका कोई हस्बैंड का कोई वाइफ या वाइफ का कोई हस्बैंड एज सच लिविंग नहीं होना चाहिए। अगर लिविंग होता है तो दैट विल बी फॉलिंग अंडर बाइगेमी एंड बाइगेमी इज punishable in this Hindu Marriage Act।
तो मैरिज जो भी होगा हस्बैंड या वाइफ, ये फर्स्ट टाइम मैरिज, अगर फर्स्ट टाइम पे नहीं है तो इनका कोई अपना स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए। अगर मान लो किसी वाइफ का डाइवोर्स हुआ है, ठीक है, डाइवोर्स होने के बाद वो मैरिज कर सकता है, री मैरिज कर सकता है। अगर उसका हस्बैंड मर गया उसके बाद वो री मैरिज कर सकता है। मतलब एक मैरिज अगर सबसिस्टिंग है तो फिर एट द सेम टाइम हम दूसरा वाइफ या दूसरा हस्बैंड को नहीं रख सकते। So this concept is called monogamy. Monogamy means that one is permitted to have only one wife or husband at a time. एक व्यक्ति एक ही वाइफ रख सकता है और एक ही हस्बैंड रख सकता है एट अ टाइम, दो नहीं रहेगा। सो देयर इज a case law which we shall discuss later. The name of the case law is Sarla Mudgil versus Union of India, which is related to it. But first, we shall be covering all the 5 conditions of a valid Hindu marriage. पहला कंडीशन तो ये है कि बाइगेमी नहीं होना चाहिए, मोनोगेमी होगा। दूसरा कंडीशन जो यहाँ पर है, नाइदर पार्टी एट द टाइम ऑफ द मैरिज, नाइदर पार्टी, इसमें 3 फॉल्ट्स दिया गया है कि 3 फॉल्ट अगर नहीं है फिर हम उसको वैलिड मैरिज मानेंगे। कौन कौन से 3 फॉल्ट है? पहला कि इनएबिलिटी टू गिव ए वैलिड कंसेंट बिकॉज ऑफ हिज और हर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो हस्बैंड या वाइफ है इसको कैपेबल होना चाहिए कि वैलिड कंसेंट दे एक। अगर उसके पास अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, अगर वो शादी का नेचर समझ ही नहीं पा रहा है तो फिर कैसे वो कंसेंट देगा, कैसे वो वैलिड कंसेंट देगा? तो फिर ये पॉइंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो फॉल्ट इसमें है ये भी इंसान का सैनिटी से रिलेटेड है। अगर कोई पार्टी वैलिड कंसेंट तो दे रहा है, एट द टाइम ऑफ मैरिज वो कंसेंट दे रहा है, लेकिन he has been suffering from mental disorder of such a kind or to such an extent as to be unfit for marriage and the procreation of children. मैरिज का अल्टीमेट जो गोल होता है ये क्या है कि मैरिटल जो रिलेशनशिप में जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको निभाना, एंड दूसरा कि प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। अगर पार्टी इतना ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर में है कि उसको फिट फॉर मैरिज नहीं माना जा सकता, वो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन नहीं कर सकता, तो फिर उस मैरिज का अल्टीमेट गोल ही तो फेलियर हो रहा है। सो दिस फॉल्ट शुड नॉट बी देयर। एंड द थर्ड थिंग इज हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। अगर उस पार्टी को इंसैनिटी का दौरा पड़ता है, बार बार उसको इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, डेली बेसिस पे आ रहा है रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, सो दैट इज अ फॉल्ट। ही और सी कैन नॉट डू ए वैलिड मैरिज। तीसरा जो पॉइंट है ये है एज को रिलेट करके। जो पार्टीज है इनका मिनिमम एज हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में फिक्स्ड किया गया है। पहला जो है ब्राइड ग्रूम का एज 21 साल होना चाहिए, मतलब जो हस्बैंड का एज है ये 21 साल होना चाहिए। एंड दूसरा जो ब्राइड है उसका एज, जो वाइफ का एज, इसका मिनिमम एज 18 होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर हस्बैंड या वाइफ का एज, हस्बैंड का एज 21 साल नहीं है या वाइफ का एज 18 साल नहीं है तो फिर ये जो मैरिज होगा ये इसको हम नाइदर वॉइड और नाइदर वॉइडेबल नॉर वॉइडेबल कह सकते हैं। मतलब इसको हम बाद में जाकर हम इसमें पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन दैट इज़ ए सेपरेट पॉइंट। लेकिन वैलिड मैरिज
होने के लिए इनका एज भी स्पेसिफाइड है, क्योंकि देखो कि मैरिज एक सोशल थिंग है। सोशल थिंग अगर हम इतना ज़्यादा रिजिड कर देते हैं तो फिर उसका बैड इम्पैक्ट उसमें आएगा। जिस लड़की को एज अ माइनर उसका शादी कर दिया गया, अभी वो उसका जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से चल रहा है, लेकिन अगर हम एक्ट में ये रिजिड चीज़ डाल दें कि अगर माइनर का शादी पूरी तरीके से वॉइड है या अवॉइडेबल है, तो फिर देखो उसका लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा। उसका मैरिज इतना दिनों बाद इनवैलिड हो जाएगा। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट मेक इट सच रिजिड, बट वी हैव गिवन पनिशमेंट। अगर सबको जानते बूझते भी कोई पार्टी या उसका फैमिली मेंबर्स ज़बरदस्ती ऐसे शादी करवा रहा है जिसमें कि पार्टी उसका एज ही नहीं बना, माइनर का, वो अभी तक माइनर है, तो फिर उसमें हमने पनिशमेंट दिया है। आईपीसी में भी पनिशमेंट है एंड बहुत सारे अदर एक्ट्स में भी पनिशमेंट दिया गया है एज एंड ऑल्सो punishment is given in the Hindu law. Now, the fourth point of a valid marriage is they should not be in prohibited relationship. अब प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है इसको हम बाद में थ्रू डेफिनेशन समझेंगे, जिसका डेफिनेशन हम सेक्शन 3F में जानेंगे। एक्सेप्ट व्हेन द कस्टम परमिट्स, अगर कस्टम में लिखा है कि कस्टम में दिया है कि ऐसा कस्टम चल रहा है तो फिर हम उसको मना नहीं करेंगे। बट इफ दे आर इन अ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एंड देयर इज नो कस्टम एज पर टू इट, देन सच मैरिज विल नॉट बी ए वैलिड मैरिज। सेम टू सेम चीज़ है नेक्स्ट में, they should not be in sapinder relationship except when the custom permits. सपिंडर रिलेशनशिप में भी एक थोड़ा टेक्निकल चीज़ है जो कि सेक्शन 3G में लिखा हुआ है कि इसमें 3 जनरेशन ऑफ मदर एंड 5 जनरेशन ऑफ फादर को देखा जाएगा। अगर उनमें से इनका कोई जनरेशन में आ जाता है जो कॉमन जनरेशन में आता है, तो फिर इसको हम अवॉइड करने के लिए हमारा एक्ट में बोला गया है। इसका बहुत सारे रीज़न्स है, कुछ मेडिकल रीज़न्स भी है, कुछ शास्त्रों में भी कहा गया है। जो मेडिकल रीज़न्स है इसका एक पॉइंट हो सकता है कि जो सेम जीन से आता है उसमें इम्यूनिटी कम होता है, उसमें बहुत सारे डिजीज़ेस होने का चांसेस रहता है। लेकिन जब भी हम अलग अलग दो प्रजाति से, मतलब होमोसेपियंस ही हैं लेकिन अलग अलग दो डिसेंडेंट्स, लीनियर असेंडेंट्स जो है उनसे आते हैं, तो फिर उनमें इम्यूनिटी का चांसेस बढ़ जाता है। हेटेरोजेनियस होते हैं ना, तो इसीलिए इम्यूनिटी अच्छा रहता है, डिजीज़ से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर हम इस प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या सपिंड रिलेशनशिप में अगर शादी कर लेते हैं, फिर उसमें बहुत सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। सो दैट्स हाउ it is written in the section 5 Hindu Marriage Act that there are 5 conditions which need to be fulfilled before we can call it a valid Hindu marriage. And also uh, some provisions are related to it, that is section 7 जिसमें हम सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज पढ़ेंगे। जो सेरेमनीज क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम हिंदू मैरिज को एक सैक्रामेंटल वे से देखते हैं, इसको समझने के लिए सेक्शन 7 को रीड करना बहुत ही ज़रूरी है।
सेक्शन 7 कहता है कि सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल वे से हम इसको समझेंगे। ए हिंदू मैरिज may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto। मतलब जो भी हस्बैंड का तरफ से उनका जो सेरेमनी रहेगा या वाइफ का तरफ से जो सेरेमनीज रहता है, इसी एक पार्टी का सेरेमनी हमें प्रॉपरली फुलफिल करना है, फिर हम कहेंगे कि ये मैरिज कंप्लीट हुआ है। जहाँ पर सप्तपदी का बात लिखा गया है, जिस राइट्स एंड सेरेमनीज में सप्तपदी को लिखा गया, इंक्लूड किया गया। सप्तपदी मीन्स टेकिंग 7 steps बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सैक्रेड फायर। जो अग्निकुंड है उसके आस उसको सर्कल करके 7 स्टेप्स लेना पड़ता है दोनों पार्टीज को। इसको हम सप्तपदी सेरेमनी कहते हैं, जहाँ पर राइट्स एंड रिचुअल्स में सप्तपदी इंक्लूडेड है, वहाँ पर ये भी मैंडेटरी हो जाता है कि ये बाइंडिंग होता है कि अगर 7 स्टेप्स फुलफिल हो रहा है उसके बाद ही मैरिज कंप्लीट माना जाएगा एंड बाइंडिंग माना जाएगा 7 स्टेप के बाद। सेक्शन 7 सब क्लॉज 2 में यही लिखा है कि where means there is a condition where such rites and ceremonies include the saptapadi, that is the taking of 7 steps by the bridegroom and the bride jointly before the sacred fire. The marriage becomes complete and binding when the 7th step is taken. So this is a very uh, important thing which we can also write in our answer if we are asked that whether Hindu marriage is sacramental or of contractual nature. So this thing is very much important. Now there is this uh, s- 5 conditions which we have read in section 5, and section 7 is talking about ceremonies of Hindu marriage act. Now what is section 8 is talking? Section 8 is talking about the purpose of uh, this marriage. Purpose of marriage. Purpose of marriage from the point of the स्टेट गवर्नमेंट। ये जितना भी सारा मैरिजेस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए जो कि हम कोर्ट में प्रोड्यूस करें, एंड दैट इज टेकन as a very strong thing. Now, for that reason, we have included the registration of marriage under section 8. Now, the registration of marriage, is it compulsory? Is it compulsory to do a registration, or otherwise your marriage will be invalid? No, it is not such. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फिर मैरिज तब भी वैलिड रहेगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ा बहुत पनिशमेंट दिया जाता है, पनिशमेंट इन अकॉर्डिंग्स टू द फाइन। मैरिज वैलिड रहेगा, उसको आप अदर प्रूफ से कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे दैट दीज आर द प्रूफ्स दैट आवर मैरिज वाज solemnized or marriage was done। Otherwise your marriage will be in the status of marriage, you will be having the status of husband and wife, but there will be a punishment। now the registration of marriage इसको बहुत जगह पर आ, हम अभी सोच रहे हैं कि कंपलसरी करने का, क्योंकि दैट इज़ गिविंग द स्टेट गवर्नमेंट एन आइडिया ऑफ हाउ इट्स सब्जेक्ट्स आर द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट्स, एंड इसमें कोर्ट का भी टाइम बहुत टाइम कंजम्पशन जो है कोर्ट्स में ये भी कम हो जाता है। The registration of marriage section 8 is talking about for the purpose of facilitating the proof of Hindu marriage। इसका एक ही पर्पस है कि फैसिलिटिंग द प्रूफ ऑफ हिंदू मैरिज। एक मैरिज हुआ है उसके एक प्रूफ
कौन देगा? द स्टेट गवर्नमेंट मे मेक रूल्स प्रोवाइडिंग दैट the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such a manner and subject to such conditions as may be prescribed in a Hindu marriage register kept for that purpose. आपका जो मैरिज होगा उसको हम एक हिंदू मैरिज रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसमें कि जो रूल स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर नोट डाउन करके रखेंगे। इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग यही है। सेकंड पॉइंट कहता है सब क्लॉज टू notwithstanding anything contained in subsection 1, the state government may, if it is of a opinion that it is necessary or expedient so to do, provide that the entering of the particulars referred to in subsection 1 shall be compulsory in the state or any part thereof, whether in all cases or in such cases as may be specified, or whether any such direction has been issued, any person contravening any rule made in this behalf shall be punished with fine which may extend to 25 rupees। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझने के लिए अगर कोशिश करें तो फिर ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि उसका पूरा स्टेट में या स्टेट का किसी पार्ट में मैरिज को रजिस्टर करवाना कंपलसरी करना चाहिए तो फिर वो कंपलसरी कर सकता है। लेकिन अगर कोई पर्सन मैरिज करता है एंड उसको रजिस्टर नहीं करवाता तो फिर उसका स्टेटस ऑफ मैरिज तो सेम रहेगा हस्बैंड एंड वाइफ का, लेकिन उसको एक फ़ाइन भरना पड़ेगा जो कि 25 रुपीज़ है। ये 1955 का टाइम में हम कह रहे हैं कि अभी भी 25 रुपीज़ उसको रखा गया है। सो दैट इज़ वेरी मिनिमल इफ वी सी इन टुडेज पॉइंट। And there is the subsection 3, all rules made under this section shall be laid before the state legislature as soon as it may be after they are made। देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास इसका रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज का बहुत सारा अल्टीमेट पावर दिया गया है कि जो भी रूल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज इन ए स्टेट रखा जाएगा, इन ए पर्टिकुलर स्टेट, उस स्टेट का जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास पहले इस रूल को पेश किया जाएगा, देन उसके बाद इसको अप्लाई किया जाएगा। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि द हिंदू मैरिज रजिस्टर shall at all reasonable times be open for inspection and shall be admissible as evidence of the statements therein contained, and certified extracts therefrom shall on application be given by the registrar on payment to him of the prescribed fee। ये पूरे प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंस है ये सेक्शन 4 में दिया गया है कि अगर कोई भी चीज़ हम हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड से हम उठाते हैं इसको एज टू द एविडेंस एडमिशेबल माना जाएगा। एंड द हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड हर वक्त 24/7 इसको ओपन रखा जाएगा फॉर इंस्पेक्शन। कोई भी आकर देख सकता है। जो इसमें इनका कोई एक पावर में है, जो रजिस्ट्रार है जो सारा काम करता है, उसको आप एक एप्लीकेशन दो, उनका फ़ीस जो है प्रिस्क्राइब्ड फ़ी जो है उसको भरो, फिर आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो कि हिंदू मैरिज रजिस्टर में इंक्लूड करने के बाद एक मैरिज को रजिस्टर्ड करने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। एंड देयर इज़ subsection 5, notwithstanding anything contained in this section, the validity of any Hindu marriage shall in no way be affected by the omission to make the entry। तो सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई चीज़ हमने ओमिट कर दिया, कोई एंट्री हमने नहीं किया, तो फिर उसके लिए ये मैरिज का स्टेटस इनवैलिड हो जाएगा या मैरिज नहीं रहेगा, ऐसा कुछ चीज़ नहीं है। मैरिज रहेगा, उसका जो स्टेटस है, वैलिडिटी है, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा।
जस्ट आपको जैसे कि पहले का सेक्शंस में लिखा गया है कि फाइन भरना पड़ेगा एंड अदर थिंग्स दैट इज देयर। सो इसमें हमने पढ़ लिया सेक्शन 8 को, जो कि एक पूरा कंसेप्ट, मैरिज के कंसेप्ट इंट्रोडक्शन, एज टू द इंट्रोडक्शन समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम एक साथ पढ़ना चाहिए सेक्शन 5, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 को। पहला सेक्शन 5 में वैलिड मैरिज का पॉइंट्स, एंड सेक्शन 8 7 में सेरेमनीज का जो चीज़ है, सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज का जो है, ये तीन चीज़ें हम एक साथ पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ केस लॉज है, जिसका बात हम कर रहे थे कुछ देर पहले कि मोनोगैमी, जहाँ पर सेक्शन 5 1 पे जो पॉइंट दिया गया है कि बाइगैमी नहीं होना चाहिए, मोनोगैमी होना चाहिए। तो फिर इसमें भी दो केस लॉज हैं। एक जो केस लॉ है सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955 में, इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, पहले आप सुनो। द बाइगैमी वाज इन क्वेश्चन, द हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड अंडर हिंदू लॉ embraced Islam and solemnized a second marriage under Muslim law. The Supreme Court held that the second marriage would be invalid because unless and until the first marriage is dissolved by decree under the Hindu Marriage Act, the second marriage during the subsistence of the first one would be of in violation of the Hindu Marriage Act, which strictly professes मोनोगैमी। तो हिंदू मैरिज एक्ट स्ट्रिक्टली मोनोगैमी का कहता है, अगर पहला का आपका कोई मैरिज सबसिस्टिंग है, उसको डिसॉल्व करे बिना आपने अपना धर्म चेंज कर लिया टू इस्लाम, जैसे कि इस केस का फैक्ट्स कह रहा है कि जो हस्बैंड है धर्म चेंज कर लिया, उसका एक मैरिज हिंदू मैरिज जो है वो सबसिस्टिंग था, वो एग्जिस्टेंस में था, फिर भी वो सेकंड मैरिज करने के लिए धर्म बदल लिया, उसके बाद उसने सेकंड मैरिज किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया जो उसका जो सेकंड मैरिज है ये इनवैलिड है, क्योंकि उसका जो फर्स्ट मैरिज है ये अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ था एंड दैट इज़ नॉट डिसॉल्व, दैट इज वाज इन एग्जिस्टेंस, सो द सेकंड मैरिज वुड बी इनवैलिड। Now there is the second case law. It is of Sarla. It is of Lily Thomas versus Union of India of 2000. Here the Supreme Court held that the husband is guilty of the offence of bigamy under Section 494 IPC. तब क्या होता था कि 494 आईपीसी में भी बाइगेमी का एक कंसेप्ट था, जिसमें बाइगेमी को पनिशेबल किया गया, लेकिन बाद में जाकर हमने बाइगेमी को पनिशेबल करने से रोक दिया। हम देख रहे थे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, तो बाइगेमी का हम पनिशेबल नहीं किया। rather than that, it is still, bigamy is still a point of divorce, because that will enable the aggrieved party to get a divorce against his or her spouse if his or her spouse is doing the second marriage. So this is how we are tackling these things. And um, there is, for section 7 we have a case law Bhairav Shankar Lokhandi versus State of Maharashtra, जिसमें हमारा पूरा फोकस सलमनाइजेशन में था। हमने क्या किया कि सेक्शन 7 में जो पॉइंट है, इस सलमनाइज्ड एक वर्ड है, इसमें हमने पूरा फोकस अपना लगाया एंड इस केस लॉ में बताया कि एनी मैरिज इज सलमनाइज्ड when the marriage is performed in proper ceremony and in due form. सेक्शन 7 बात करते हैं कि सेरेमनीज ऑफ मैरिज कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर हमने प्रॉपर सेरेमनी एंड प्रॉपर ड्यू फॉर्म या प्रॉपर फॉर्म में मैरिज को परफॉर्म किया है, इसी का मतलब है कि मैरिज सेलेब्राइज्ड हुआ है। अगर हमने प्रॉपर फॉर्म में मैरिज नहीं किया, दैट मीन्स दैट द मैरिज इज नॉट सेलेब्राइज्ड। नेक्स्ट जो केस लॉ का हेडिंग है डॉक्टर N. A. मुखर्जी वर्सेस स्टेट
1969 इसका रफ फैक्ट्स ये था कि एक फिजिशियन था जिसने मैरिज किया, बट उसने मैरिज का 3 सेरेमनीज कर दिया। एक तो कि उसने मून सेरेमनी, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड का एक सेरेमनी कर दिया, एंड तीसरा गुरु ग्रंथ साहिब का सामने उसने मैरिज किया। तो फिर जो मैरिज का 3 सेरेमनी उसने परफॉर्म किया, किसी भी सेरेमनी में उसने अपना कस्टमरी राइट्स एंड रिचुअल्स सही ढंग से ड्यू फॉर्म से फॉलो नहीं किया। इट शुड बी अ प्रॉपर सेरेमनी एंड उसके लिए एक सेरेमनी ही काफ़ी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसमें कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये एक वैलिड मैरिज नहीं है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ प्रॉपर सेरेमनी एंड ड्यू फॉर्म उसने 3-4 सेरेमनी कर ली। तो सेरेमनीज़ के इतना इम्पोर्टेंस है सेक्शन 7 में, इसको हम देख सकते हैं। नेक्स्ट केस लो, जमुना बाई वर्सेस आनंद राव 1988 में एक केस था जिसमें ये बोला गया कि सेकंड मैरिज जो है अगर विदाउट ड्यू फॉर्म एंड सेरेमनी किया गया तो जो सेकंड मैरिज नल एंड वॉइड। अगर एक पार्टी का एक मैरिज हुआ है, जो पहला मैरिज वैलिड मैरिज है, लेकिन उसने फिर से किसी दूसरे पर्सन के साथ सेकंड मैरिज किया, बट जो दूसरे पर्सन के साथ उसने सेकंड मैरिज किया उसका जो ड्यू फॉर्म एंड सेरेमनी में नहीं किया, ड्यू फॉर्म एंड सेरेमनी में नहीं किया, इसीलिए दैट मैरिज सेकंड मैरिज विल नॉट बी वैलिड मैरिज। बाइगेमी होने के लिए दोनों मैरिज ही वैलिड मैरिज होना चाहिए, उसके बाद ही ना बाइगेमी होगा, लॉ उसको रिकॉग्नाइज करेगा सेकंड मैरिज को। तो इवन इवन दो the second wife is not counted on the status of wife, even though the second marriage wife is not counted on the status of wife, उसको status of wife नहीं दिया गया क्योंकि जो सेकंड मैरिज था ये ड्यू फॉर्म एंड सेरेमनी को फॉलो नहीं किया एंड ये बाइगेमी नहीं है। मतलब ऑफेंस ऑफ बाइगेमी होने के लिए भी सेकंड मैरिज जो ड्यू फॉर्म में सोलेमनाइज्ड होना ज़रूरी है। तो दिस इज सम केस लॉज ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अब हमने जो प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, जिसमें हमने मैरिज को समझा, वैलिड मैरिज को समझा, बट इसमें जो 5 पॉइंट्स ऑफ वैलिड मैरिज है इसका अगर कोई कंट्रावेंशन होता है तो फिर उसका फेट क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है। हमने तो 5 पॉइंट पढ़ लिए, लेकिन अगर उसका कंट्रावेंशन होता है तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, वॉइड कहेंगे या वॉइडेबल कहेंगे, क्या कहेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 11 पे, जो कि बात करता है वॉइड मैरिज का, एंड जाना पड़ेगा सेक्शन 12 पे जो कि बात करता है वॉइडेबल मैरिज का। तो ये हम पढ़ेंगे अपना प्रॉपर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो सेक्शन 11 एंड 12 जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस पूरे कंसेप्ट को एक सर्कुलर फॉर्म देने के लिए। सो डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास and do like and subscribe, and the link of the second class that will be given either in the description box or that will be available in the channel.